हेलो एंड वेलकम बैक। हम आ गए हैं फोर्थ पार्ट में। इसके आज की हमारी जो बातचीत होनी है बच्चों, वो होनी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। ठीक है, अभी तक हमने सप्लाई पढ़ा, मीनिंग ऑफ सप्लाई पढ़ी, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का डिफरेंस पढ़ा। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सप्लाई पढ़ी जो दो तरह की थी, इंडिविजुअल एंड मार्केट। सप्लाई शेड्यूल वो भी दो तरह के थे, इंडिविजुअल और मार्केट। सप्लाई कर्व वो भी दो तरह के थे, इंडिविजुअल और मार्केट। फिर लॉ ऑफ सप्लाई क्या थी? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस। ठीक है, इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड। उसके बाद फिर हमने कुछ उसके एक्सेप्शंस पढ़े, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़े, जिसमें हमने 8 डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, PX, PR, GP, G, ठीक है, PF, N, EX, इस तरह से हमने 8 डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने मूवमेंट ऑफ सप्लाई पढ़ी, जिसमें एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन रहा, और एक हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा है, ठीक है, चेंज इन सप्लाई, बेसिकली शिफ्ट ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा है। ठीक है, जिसमें राइटवर्ड शिफ्टिंग, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग थी, और वो अदर फैक्टर्स की वजह से होती है। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? ओन प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स फिक्स रहते हैं। और शिफ्टिंग किसकी वजह से होती है? अदर फैक्टर्स की वजह से ओन प्राइस फिक्स रहता है। इतना हम पढ़ लिए। अब सेम लाइक डिमांड, हमको सप्लाई की भी इलास्टिसिटी मेजर करनी है। तो बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को आप प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं ES से, कैपिटल E स्मॉल s। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कई तरह की होती है, मगर फिलहाल हमारे सिलेबस में जो है पढ़ने को, वो है सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक वैसे ही जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था, ठीक है, अपने ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस में। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हमको क्या पढ़ना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़नी है। उसका एक पार्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी आप ES से ही इंडिकेट करोगे। ठीक है, आपके यहाँ जो 11th में है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते किसे हैं? वो सर बोर्ड पे लिखा हुआ है। बोर्ड पे क्या है सर? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, किसी भी चीज़ का आप परसेंटेज चेंज निकालो। जैसे कोई चीज़ 10 रुपये से 12 रुपये की हो गई, तो परसेंटेज चेंज कितना आया? 10 से 12, 20% का चेंज आया। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई में कितने परसेंट का चेंज आया, अमाउंट का चेंज नहीं निकालना है, परसेंट का चेंज निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में आने वाले परसेंटेज चेंज की वजह से। यानी कि यहाँ पे दोनों का ही, प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों का ही क्या चेक करना है? अमाउंट का चेक, एक्चुअल चेंज निकालना है कि परसेंटेज निकालना है? दोनों में ही क्या चेक करना है? एक्चुअल चेंज कि परसेंटेज चेंज? दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का चेंज निकालना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, दो चीज़ें हैं, एक प्राइस है, एक क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है, दोनों ही बदलेंगे, ठीक है, दोनों ही बढ़ेंगे घटेंगे, वॉटेवर XYZ कुछ भी होगा। ठीक, तो किस तरह का चेंज देखना है? जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्राइस 10 से 12 हुई, तो क्वांटिटी सप्लाइड 20 से 24 हुई, तो आपको अमाउंट का चेंज निकालना है कि प्राइस 2 रुपये बढ़ी सर, क्वांटिटी 4 बढ़ी, ये निकालना है कि परसेंटेज चेंज निकालना है? दोनों का ही क्या चेक करना है सर? परसेंटेज चेंज। इसीलिए इस मेथड को क्या कहते हैं? परसेंटेज मेथड कहते हैं या प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं, बस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? डिमांड का जो फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला सप्लाई में भी यूज होता है। बस सप्लाई की जगह, हर जगह जो भी फॉर्मूले बोर्ड पे हैं, वो डिमांड की जगह बस सप्लाई लिख देना, फॉर्मूला डिट्टो सेम है। ठीक है, बस डिमांड के और सप्लाई के फॉर्मूले में एक अंतर है कि डिमांड के इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में निगेटिव आगे लगता था, यहाँ नहीं लगता है। ठीक है सर, मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि क्यों नहीं लगता है। हालांकि मैं ये बात छोड़ देता हूँ कि वीडियो में छोड़ देता हूँ ये बात पूछ के कि आप कमेंट करके बताएं कि इसमें क्यों नहीं लगता है, मगर तब भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि डिमांड में रिलेशन क्वांटिटी और प्राइस में, प्राइस और डिमांड में रिलेशन क्या होता था? निगेटिव होता था, इसलिए माइनस लगाते थे। यहाँ पे रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव आगे लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एक ये फॉर्मूला है, जेन्युइन ओरिजिनल फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले पे आप नहीं लगा पाते हैं किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला ये है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। ठीक, आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो आपके बुक्स में ये फॉर्मूला मिलेगा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस बाय क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये जो ये ऊपर के चारों देख लो, चेंज इन QS ऊपर है और चेंज इन P नीचे है, तो हमने दोनों को नीचे कर लिया। P ऊपर है, QS नीचे है, तो हमने उसको एक साइड कर लिया, चेंज वाले को एक साइड कर लिया और नॉन चेंज वाले को एक साइड कर लिया। इसके मीनिंग क्या है सर? इसके मायने क्या हैं? इन सब की मीनिंग बताइए सर। तो अगर QS है, जिसको हम
क्यू भी कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, चेंज इन क्यू है या चेंज इन क्यूएस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आगे जो डेल्टा और लगता है, इस डेल्टा को हम चेंज इन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक, अब आपका क्वेश्चन है सर ये चेंज इन निकलता कैसे है, तो ये चेंज इन क्यू कह लो या चेंज इन क्यूएस कह लो, ये निकलता कैसे है, ये निकलता है आपका कैसे, Q1 माइनस Q0, इसको Q0 भी बोलते हैं। ठीक है, Q1 माइनस Q0। ठीक है, अब फिर सर ये Q1 Q0 क्या है, तो Q1 का मतलब है न्यू क्वांटिटी सप्लाइड, Q1 का मतलब है न्यू क्वांटिटी सप्लाइड, और Q0 का मतलब क्या है, इनिशियल शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड। यहां तक हो गई बात। अब P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है इनिशियल प्राइस। ठीक, ये जो डेल्टा P है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन प्राइस। अब फिर वही अगला क्वेश्चन कि सर ये डेल्टा P कैसे निकलता है, ज़रा ये बताइए। डेल्टा P निकलता है P1 माइनस P0 करने पे, या P0 आप कह लीजिए। तो अब P1 का क्या मतलब है, P1 का मतलब है न्यू प्राइस, और P0 का क्या मतलब है, इनिशियल प्राइस। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे, आपको अगर टर्मिनोलॉजीज क्लियर हैं कि किसको क्या कहते हैं और कौन कैसे निकलता है, इसीलिए जो जेन्युइन और ज़रूरी फॉर्मूले रहे हैं वो मैंने ब्लैक से लिखे हुए हैं। ठीक है, और उनकी मीनिंग्स मैंने रेड इंक से लिखी हुई हैं। ठीक, तो चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलनी है, Q1 माइनस Q0, और चेंज इन प्राइस कैसे निकलना है, P1 माइनस P0। इतनी बात क्लियर हो गई। फॉर्मूला इस पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है, ये दो ही फॉर्मूले हैं, या तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ या तो मैं ये, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले तो एक ही हैं, तो इसलिए मैं बेसिकली मैं प्रीफर करता हूँ या तो ऊपर वाला फॉर्मूला या तो इसके बगल वाला राइट साइड वाला फॉर्मूला। ठीक है, इतना नोट करो, फिर इस पर एक लगाएंगे हम न्यूमेरिकल। आ जाते हैं जरा एक न्यूमेरिकल पे। ये संदीप गर्ग साहब की किताब है क्लास 11th इकोनॉमिक्स की। तो सप्लाई में हम लगाने जा रहे हैं, एक अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, जिसमें मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है, वो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल में, तो वो है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाई ₹4 यूनिट। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कितने से इंक्रीज हो रही है, बाई ₹4 यूनिट। यानी कि आपको क्लियर हो गया कि चेंज इन पी कितना आया है, 4 आया है। आगे कह रहा है एंड ड्यू टू दिस इट्स सप्लाई इंक्रीजेज फ्रॉम 60 to 90। इसकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है 60 to 90, यानी कि 60 जो है वो आपकी इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड है, और चेंज कितने का आ रहा है 60 to 90 में, 30 का। यानी कि चेंज इन क्यूएस कितना आ रहा है आपका, 30 आ रहा है। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आपको क्या निकालना है सर, आपको ईएस निकालना है। ठीक है, व्हेन इट्स ओरिजिनल प्राइस वाज ₹6 पर यूनिट, यानी कि जो इसका पी था वो कितना था, ₹6 था। ठीक है, आइए बॉस निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा सर, ईएस का फॉर्मूला हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा है ठीक है चेंज इन क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी बाई चेंज इन पी। तो अपने पास ये चारों चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। हम सेकंड फार्मूला लगा लें। हम फार्मूला लगाएंगे चेंज इन क्यू एस कह लो या क्यू कह लो, डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी बाई चेंज इन पी। क्वांटिटी में चेंज कितने का आया सर, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है सर, प्राइस कितना है सर, इनिशियल प्राइस में चेंज कितने का आया, 30 मल्टीप्लाइड बाई 6 180, और 60 बाई 4 240, 18 बाई 24 ये कितना आएगा, 3/4 को आप 0.75 लिख लो, 3/4 आएगा ना, 6 से ये दोनों डिविजिबल हैं। ठीक है भैया, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं ऐसे लिख भी दे रहा हूँ 3/4। ठीक है, अब 3/4 को आप क्या लिख लेंगे,
0.75। चेक कर लूँ आंसर सही है, वाह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक फॉर्मूले से एक क्वेश्चन हो गया। अब हम एक परसेंटेज वाले से हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भैया, एक और हम क्वेश्चन लगा लेते हैं क्योंकि हमारा एक फार्मूला छूटा हुआ है। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, क्योंकि फिजिकल क्लासेस में मैं बताया हुआ था जब हम डिमांड पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर ऑनलाइन वाले बच्चे पहली बार ये चीज़ देख रहे हैं तो ये नोट कर लें कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो या डिमांडेड हो या परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो, इसका निकालने का क्या फार्मूला है। तो ये तुम लोगों को ये चीज़ मालूम है, मगर चीज़ ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं मालूम है, उनके लिए ये फार्मूला मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि उसका फार्मूला लगता है चेंज इन क्यू या क्यूडी कह लो या क्यूएस कह लो। डिमांड रहेगा तो क्यूडी और सप्लाई रहेगी तो क्यूएस। चेंज इन क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का फार्मूला है चेंज इन पी बाई पी मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, और वो है इसका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अनसॉल्व्ड का। ठीक है, संदीप गर्ग साहब की किताब में से। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 10%। ठीक है, अच्छा, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 10%, इट्स सप्लाई डिक्रीजेस फ्रॉम 80 to 60 यूनिट, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब परसेंटेज चेंज एक का दे दिया है, दूसरे का नहीं दिया है, मगर परसेंटेज चेंज एक का दे दिया ना, हम दूसरे का हम निकाल लें और दूसरे का निकालने के बाद हम क्या कर लें, फॉर्मूले में पुट कर दें। तो पहले फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लाइट चली गई क्या? क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस का परसेंटेज चेंज तो बता दिया है, तो ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस बता दिया है, वो कितना है? क्वेश्चन नंबर हम 8 लगा रहे हैं ना, 10 है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट्स सप्लाई डिक्रीजेज फ्रॉम 80 to 60। इनिशियल 80 थी, घट के 60 हुई, तो चेंज इन क्यू कितने का आया? 80 to 60 का चेंज आया है, तो कितने का चेंज आया है? चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू कितना आया है? 20। इनिशियल क्वांटिटी क्या लेंगे? 80 लेंगे कि 60 लेंगे? 80 to 60 है, तो हम इनिशियल क्वांटिटी क्या लेंगे? 80 लेंगे। ठीक, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 20/80 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लो, कितना हो जाएगा? 25% आएगा। ऊपर हम क्या लिख लें? 25। तो डिवाइड करके जल्दी बताओ भैया क्या आंसर आएगा? 2.5। चेक कर लेते हैं बुक में आया है क्या 2.5? बिल्कुल आया है सर। ठीक, तो इस तरह के और न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो हम अपनी फिजिकल क्लासेस में ही अब देखेंगे। और हम अगले दिन हम क्या बातचीत करने वाले हैं? डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आज इतने पे हम काम खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसके फॉर्मूले हो गए, तुम इसको नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, तो आगे की हमारी बातचीत हो जाएगी नेक्स्ट वर्किंग डे पे। तब तक आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के क्या फॉर्मूले थे तुम्हारे? ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या दूसरा फॉर्मूला क्या था? चेंज इन QS यानी कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस बाई चेंज इन प्राइस। ठीक है, हमने उससे एक क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं किस चीज़ पे? डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में डिग्रीज कितनी होती हैं? तो ये ठीक वही है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में था, 5 डिग्री होती है। ठीक है, पहला यहाँ पे देखो, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अच्छा, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? कि सप्लाई में कितने का चेंज आ रहा है, सप्लाई कितनी फ्लेक्सिबल है। क्योंकि प्राइस चेंज होगा, मेरे क्वेश्चन है इसका जवाब देना। प्राइस अगर चेंज होगा तो सप्लाई चेंज होगी, क्लियर सी बात है। फिर दूसरी बात, अब चेंज मैंने बोला है, इसका मतलब चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, या तो प्राइस बढ़ेगा या तो प्राइस घटेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। प्राइस अगर घटेगा तो सप्लाई क्या होगी? घटेगी। किस प्रपोर्शन से घटी है? चेंजेस इक्वल अमाउंट के हैं, या ज़्यादा चेंज आया, या कम चेंज आया, या एकदम चेंज ही नहीं आया, या इनफाइनाइट चेंज आ गया? ये जो चेंज निकालना है, जिसकी हम डिग्री मैच कर रहे हैं, उसको हम बातचीत करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वो होती है 5 टाइप्स की। जैसे सेम लाइक डिमांड है, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड थी, वैसे ही परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। अब परफेक्टली इलास्टिक जब भी होगा तो आपकी चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक।
एक वर्ड हम यूज़ करते हैं परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा हम यूज़ करते हैं इलास्टिक। इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि ये पूरी तरह से इलास्टिक नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि एकदम इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट इसका रिजल्ट नहीं आना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है मोर देन यूनिटरी। यूनिटरी मतलब क्या होता है? वन। यूनिट का मतलब, यूनिटरी से वर्ड बना है यूनिट, वन, यानी कि आप वन से ज़्यादा हैं, तो ये क्या है आपका? इज ग्रेटर देन वन है। फिर है आपका यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, यानी कि जो आपकी इलास्टिसिटी है वो आपकी क्या आएगी? वन आएगी। इस वन का क्या मतलब है? इस वन का मतलब है कि जितना परसेंट प्राइस में चेंज आएगा उतना ही परसेंट सप्लाई में भी चेंज आएगा, ठीक है। यानी कि प्राइस अगर 10% से बढ़ेगी तो सप्लाई भी 10% से ही बढ़ेगी। ये वन का एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर प्राइस 10% से घटा तो सप्लाई भी 10% से ही। यस, वन का एक और एग्जांपल का जवाब देना। अगर प्राइस 20% से बढ़ा और मैं कह रहा हूँ इलास्टिसिटी 1 है तो सप्लाई कितने परसेंट से बढ़ेगी? 20%। और अगर प्राइस 40% से घटा, ठीक है, और ES 1 है तो सप्लाई कितने परसेंट से घटेगी? 40%। इक्वल प्रोपोर्शन, जब इक्वल प्रोपोर्शन होगा तो वो 1 निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज चेंज को दोनों को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। यानी कि जब आप ES निकाल रहे हो कल वाले फॉर्मूले पे, जो अभी फॉर्मूला हम बातचीत जिस पे किए हैं, ठीक है, तो अगर आपका इलास्टिसिटी जो है वो आपकी अगर 1 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो वो आपका किस में हो जाएगा? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक कही जाएगी या इलास्टिक सप्लाई कही जाएगी। ES इज ग्रेटर देन 1। जैसे तुम्हारा रिजल्ट 1.2 आया तो वो क्या है? मोर देन यूनिटरी है। रिजल्ट 1 आया तो वो यूनिटरी है या इक्वल्स टू 1 है। अगर रिजल्ट तुम्हारा 0.8, 0.9, 0.95, 0.4, 0.2 कुछ भी आ रहा है, मतलब 1 से कम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? लेस देन यूनिटरी। यूनिटरी से आप क्या है? कम है। अब लेस देन यूनिटरी को क्या कहते हैं? इन इलास्टिक। जितनी इलास्टिसिटी की हम उम्मीद कर रहे थे, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी की हम उम्मीद कर रहे थे, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी, उतनी इलास्टिसिटी नहीं है, इन इलास्टिक है, ठीक है। अब तुमने डिवाइड किया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कोई है नहीं ना बाहर, ठीक है। अगर तुमने डिवाइड किया और रिजल्ट इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट कब आता है रिजल्ट? जब आप किसी भी फैक्टर को 0 से डिवाइड करते हैं या 0 को किसी से डिवाइड करते हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। इत्मीनान से सोचना किस पे आएगा। तो अगर रिजल्ट तुम्हारा 0 आ जाए डिवाइड करने पे, ठीक है, या रिजल्ट तुम्हारा इनफाइनाइट आ जाए, तो 0 आएगा तो भी परफेक्टली वर्ड लगेगा, इनफाइनाइट आएगा तो भी परफेक्टली वर्ड लगेगा, मगर जब 0 आएगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक लगेगा, और जब इनफाइनाइट आएगा तो परफेक्टली इलास्टिक वर्ड लगेगा, ठीक है। अब हम इसके बाद बातचीत करेंगे डायग्राम की, ये नोट करो, फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे पांचों का। चलो इधर देख लो, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसमें आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होनी है? इनफाइनाइट होनी है। बोर्ड पे देखो, ओरिजिन एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम प्राइस रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइस आपकी कांस्टेंट P है, बोर्ड पे देखो एक मिनट, प्राइस आपकी P है और यही आपकी सप्लाई लाइन भी है, क्योंकि तुमने तो ये पढ़ा था कि सर सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू राइट, ठीक है। अब अपवर्ड टू राइट कब होती है? एज द प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज, प्राइस जितना बढ़ता चला जाएगा सप्लाई बढ़ता चला जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। मगर इलास्टिक जब होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी, तो विद द कांस्टेंट प्राइस P आपकी सप्लाई 0 भी होगी, आपकी सप्लाई Q1 भी हो सकती है, आपकी सप्लाई Q2 भी हो सकती है, आपकी सप्लाई जो है वो Q3 भी हो सकती है, एंड सो ऑन, ठीक। आप ये बढ़ते हुए डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, आप चाहें तो इस चीज़ को घटते हुए डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं कि आपकी सप्लाई कांस्टेंट प्राइस P पे Q3 से Q2 हो गई, Q2 से Q1 हो गई, Q1 से 0 हो गई, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। सप्लाई कब बढ़ती है? जब प्राइस बढ़ता है। सप्लाई कब घटती है? जब प्राइस घटता है। प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, सप्लाई अपने आप बढ़ रही है या अपने आप घट रही है, तो ऐसी इलास्टिसिटी क्या है? इसका कोई प्राइस से कोई लेना देना है? भाई सप्लाई का लेना देना तो प्राइस से ही हम पढ़ रहे हैं। अब प्राइस से कोई लेना ही देना नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है और सप्लाई या तो बढ़ जा रही है या तो घट जा रही है, तो ये क्या कहा जाएगा इस तरह की सप्लाई को? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। नोट करो इसको। देखो भैया, सेकेंड डिग्री क्या है? इलास्टिक सप्लाई, जिसको हम कहते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी, यानी कि ES इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगी वो क्या होगी? 1 से ज़्यादा होगी। अब देखो
ये बात तो तुम्हें क्लियर है, प्रूवन है ये बात कि सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू राइट, ये जाता है। हायर द प्राइस हायर द सप्लाई का रूल चलता है, लोअर द प्राइस लोअर द रूल चलता है। ये है सप्लाई कर्व जो यहाँ से ऊपर गया है, S से ये कहाँ गया है, S1 मान लो गया है, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। अगर आपकी प्राइस जो है, इनिशियल प्राइस अगर आपकी P है, तो आपकी इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, Q है। आपके प्राइस में चेंज आया इतना, ठीक, और उसके रिस्पेक्ट में आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी बढ़ गई, इतना बढ़ गई। फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जितना जिस रिस्पेक्ट में प्राइस इंक्रीज हुआ है उससे कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट में आपकी सप्लाई इंक्रीज हुई है क्या, है फिगर में, ठीक है। यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसका मतलब है जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं लिख भी दूं, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है। क्वांटिटी सप्लाइड में जितने परसेंटेज का चेंज आया है, चाहे बढ़ा हो चाहे घटा हो, दोनों ही, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा वो जो है उसका जो प्रपोर्शन है या परसेंटेज है, ठीक है, वो तुम्हारे प्राइस में आने वाले चेंज से ज़्यादा है। दिख रहा है ना यहाँ पे, सिंपल। इस तरह के डायग्राम को हम क्या कहेंगे, ES इज ग्रेटर देन 1। और ये जो है ये सप्लाई के कर्व वाला रूल भी फॉलो कर रहा है, स्लोप्स अपवर्ड टू राइट भी है, ये एग्जैक्टली है ना, ऊपर तो जा ही रहा है, इसमें तो कोई गुनाह है नहीं, ठीक। नोट करो, इसको बनाओ। देखो भैया, थर्ड डिग्री आपकी यूनिटरी इलास्टिक, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होनी है, 1 होनी है, इक्वल। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपकी इनिशियल प्राइस P है तो आपकी इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड Q होगी। अगर आपकी प्राइस बढ़ती है P1 तो आपका क्वांटिटी बढ़ेगा, हो जाएगा Q1। अब बोर्ड पे देखो और मुझे देख के ये बताओ कि क्या जितना प्राइस में चेंज आया है जिस प्रपोर्शन में, क्या इक्वल प्रपोर्शन में क्वांटिटी का चेंज नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर आप रेक्टेंगल की बात करिए तो ये जो रेक्टेंगल आपका क्रिएट हो रहा है यहाँ से, ये, ठीक है, P, इसको आप A नाम दे दो, इसको आप इस पॉइंट को B नाम दे दो, ठीक है। तो रेक्टेंगल PAQO, ठीक, और उसके आने वाला जो चेंज है P1 B Q1 और O में, वो इक्वल नहीं है। और फिर ये एरिया को बात करो, ठीक है, P1 B Q1 Q A और P, ये जो एरिया बन रहा है ये उस पर्टिकुलर फिगर के इक्वल नहीं है। दिखाई दे रहा है ना, जितना चेंज यहाँ थोड़ा बहुत फिगर अप डाउन हो सकता है, मैं उसके बारे में अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। मगर आपको बोर्ड पे अगर नॉर्मल के सिनेरियो में देखिए, एकदम परफेक्ट नहीं अगर देख रहे हैं, कंप्यूटर से नहीं बन रहा है, तो आने वाला जो प्राइस में चेंज है उसके रिस्पेक्ट में आने वाला क्वांटिटी का चेंज इक्वल है, सेम प्रोपोर्शन में दिख रहा है ना। ये होता है ES इज इक्वल टू 1, मीन्स यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। डिमांड का फिगर बस जस्ट अपोजिट इसका बन रहा था, वो रेक्टेंगुलर ED इज इक्वल टू 1 जब था तो वो क्या बन रहा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर डिमांड वाले की बात करो तो वो आपका एक ऐसा भी बन रहा था ED इज इक्वल टू 1 में। और फिर मैंने बताया रहा होगा फिजिकल क्लास में कि वो कर्व जो होता है वो एक्चुअल ऐसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, याद आ रहा है। तो ये तो खैर सप्लाई की बात है, अभी हम डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट केस की तरफ। चलो भैया, फोर्थ, इन इलास्टिक सप्लाई लेस देन यूनिटरी, यानी कि ES इज लेस देन 1 होगा। बोर्ड पे पहले तो मुझे ये देख के बताओ कि क्या इसमें भी सप्लाई कर स्लोप्स अपवर्ड टू राइट है, ग्रेटर देन 1 में भी था, इज इक्वल टू 1 में भी था, इसमें भी है कि नहीं है, स्लोप्स अपवर्ड टू राइट है कि नहीं है, बस ये बताओ, हाँ या ना। बिल्कुल है भैया, अपवर्ड है, राइट गया है। अब देखिए सर खेल, आपका इनिशियल प्राइस मान लेते हैं कि P रहा हो, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड Q थी, विद द हायर चेंज इन प्राइस फ्रॉम P टू P1, इतने का चेंज आया है, आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो देख के बताओ कि क्या उस रिस्पेक्ट में बढ़ी है। यानी कि इस केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, सप्लाई कम बदली है ना, सप्लाई में परसेंटेज चेंज कम का आया है ना, और प्राइस में ज़्यादा का आया है। ये आपका होता है सर, इस तरह का जो डायग्राम बनता है वो आपका क्या है, उसको कहते हैं इन इलास्टिक सप्लाई या लेस देन यूनिटरी सप्लाई। ठीक है, बनाओ इसको। देखो भैया, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चाहे प्राइस कुछ भी बढ़ के हो जाए सप्लाई नहीं बढ़ेगी, चाहे प्राइस घट के कुछ भी हो जाए सप्लाई नहीं घटेगी। इस तरह का डायग्राम ये बनता है, ये सप्लाई है, ये सप्लाई की लाइन है, और इसी को तुम अपनी क्वांटिटी मान लो, क्यू भी सेम जगह पे है। यानी कि जब आपकी प्राइस ज़ीरो रहेगी तो भी क्यू यूनिट की सप्लाई है, प्राइस आपकी P1 हो जाएगी तो भी क्यू ई सप्लाई है, प्राइस आपकी बढ़ के P2 हो जाएगी तो भी क्यू ई सप्लाई है। यानी कि देखो रूल तो यही था ना कि प्राइस बढ़नी चाहिए तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, या प्राइस घटना चाहिए तो सप्लाई भी घटनी चाहिए। मगर प्राइस के बढ़ने या घटने से सप्लाई के ऊपर कोई भी चेंज आया, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट एट, सप्लाई क्या रह गई, रिमेन्स कांस्टेंट एट क्यू यूनिट। ठीक है, क्यू यूनिट्स पे वो कांस्टेंट रह गई है, प्राइस में व्हाटएवर XYZ चेंज आया है उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसको नोट करो, फिर एक मैजिक की बात बताऊंगा, बात खत्म होगी। देखो भैया, 5 डिग्रीज तुमने देखी, इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1, इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 और 0। हम इसको 0 से इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं, तो 0, लेस देन 1 इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, इन्फिनिटी। 0 का डायग्राम क्या था, सप्लाई जब 0 होगी तो ये वर्टिकल बनेगी। ठीक है, सप्लाई कर्व आपका वर्टिकल होगा। लेस देन 1 जब होगा तो वो हल्की सी स्ट्रेट होगी, पूरी नहीं। ये बहुत सही नहीं बन रहा है, एक मिनट, ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 जब होगा तो वो ऐसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा सप्लाई तो ऐसा होगा, और इनफाइनाइट होगा तो वो ऐसा होगा। यानी कि सप्लाई कर्व की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 यहाँ से। ठीक है, और 0 से ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, एक खेल देख लो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के डायग्राम बनाने का। 0 का डायग्राम मालूम है कि वो आपका वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल का मालूम है कि वो आपका सॉरी इनफाइनाइट का आपको मालूम है कि वो आपका हॉरिजॉन्टल है, हाँ, और 0 का वर्टिकल है। लेस देन 1 का जो होता है वो 0 और 1 का जो डायग्राम होता है, ये जो है, ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये ES इज इक्वल टू 1 का है, ये ES इज आपका लेस देन 1 का है, ये आपका ES इज इक्वल टू 0 का है, ये आपका ES इज ग्रेटर देन 1 का है, और ये आपका ES इज इक्वल टू इनफाइनाइट का है। अब बोर्ड पे देखो, उसके बाद सब खेल समझ में आ जाएगा, बात खत्म। 0 का कौन सा है तुम्हारा, ये है, ये 0 का है, और इज इक्वल टू 1 का कौन सा है, ये वाला है। 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 0 और 1 के बीच में कहीं आपको क्या कर्व बनाना है, कौन सा बनाना है, लेस देन 1 का। 0 और 1 के बीच में लेस देन 1 ही ना आएगा कि ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में आपका क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो लेस देन 1 का है ये आपका हमेशा किस एक्सिस पे बनेगा, लेस देन 1 वाला किस एक्सिस पे बनेगा, हमेशा आपका एक्स एक्सिस के आसपास टच होता हुआ बनेगा। देखो ये एक्स एक्सिस पे है ना, जो 1 वाला है वो आपका कहाँ से बनेगा, ओरिजिन से। 1 वाला देखो ओरिजिन के आसपास था जो हमने एक्चुअल डायग्राम बनाया था। जो ग्रेटर देन वाला है वो आपका किस एक्सिस के आसपास से शुरू होगा, वाई एक्सिस के आसपास से शुरू होगा। ठीक है, और जो इनफाइनाइट वाला है वो आपका क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा, और 0 वाला आपका क्या होना है, वर्टिकल होना है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दो सर। हाँ, स्पेलिंग चेक कर लेना। वो तो ग्रेटर देन 1 हो रहा है ना, ऊपर वाला कौन सा बाबू, एक्स एक्सिस, ग्रेटर देन 1 ये है ना, वो ऊपर वाला ना होगा, इज इक्वल टू 1 और इनफाइनाइट के बीच में ये लेस देन 1 है यार। ये 0 और 1 के बीच में जो रहेगा वो लेस देन 1 ही ना होगा। हाँ,
ये चेक कर लो, सिंबल नहीं ना कहीं गलत है? नहीं यार, ES इज लेस देन 1 है, ES इज ग्रेटर देन 1 है, कहाँ सिंबल गलत है? चलो ये डाउट क्लियर हो गया। 0 और 1 के बीच में क्या रखना है? लेस देन 1। 1 और इनफाइनाइट के बीच में क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। ठीक है, कौन किस एक्सिस से शुरू होगा, कौन वर्टिकल है, कौन हॉरिजॉन्टल है, कौन ओरिजिन से शुरू होगा, सारी फंडे क्लियर है? क्लियर है? अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, रोटेशन ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व का रोटेशन क्या होता है? ठीक, दो ऑप्शन है मेरे पास, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये देख लेना, क्योंकि 0 टू इनफाइनाइट आपको जाना है, तो दोनों में सही क्या है? देख लो इत्मीनान से बोर्ड पे, एरो एरो मैंने कुछ बनाई हुई है। रोटेशन ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे ही घूमती है ना, कैसे घूमती है? क्लियर है? तो रोटेशन ऑफ सप्लाई कर्व क्या है भैया हमारा? क्लॉकवाइज। इसका मतलब रोटेशन ऑफ डिमांड कर्व क्या होगा फिर? बस अपोजिट है। ठीक है, तो पूरा मामला खत्म। ठीक, अब तीन ही, सुनो मेरी बात, अब 1 मिनट जल्दी से मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा। 3 ही तरह की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम काउंट करते हैं, कंसीडर करते हैं, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल हैं। और वो कौन कौन सी हैं बॉस आपकी? ES इज लेस देन 1, इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। आपकी सप्लाई कभी भी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती। बीइंग एज अ प्रोड्यूसर तुम कांस्टेंट प्राइस P पे इनफाइनाइट सप्लाई करोगे क्या? मैं अगर प्रोड्यूसर रहता तो मैं तो नहीं करता। ठीक है, कोई नहीं करेगा, क्योंकि इनपुट की कॉस्ट चुकानी पड़ती है ना, सामान बनाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो कोई नहीं करेगा। ठीक है, और प्राइजेस कुछ भी हो जाए, ये भी तुम नहीं कर सकते कि सप्लाई अपनी रोक लो। ये पॉसिबल है क्या? तो अगर कहीं ये पॉसिबिलिटी मिलती भी है 0 की या आपकी इनफाइनाइट की, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी हाईएस्ट एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ सप्लाई है। ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन ऑफ सप्लाई फॉर बीइंग एज अ प्रोड्यूसर वो क्या होती है? ईदर इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ठीक है, तो सप्लाई खत्म हो गई है। न्यूमेरिकल्स हम लोग अपने फिजिकल क्लासेस में ही सिर्फ लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा पूरा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और सप्लाई चैप्टर पूरा जो भी 4 या 5 पार्ट में हमारा कंप्लीट हुआ है वो कंप्लीट होता है। तो आज की हमारी बातचीत यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।